पहले मैं कायरा साहब की तरफ जाता हूँ। इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट फैसले कर रहा है और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें इलेक्शंस भी हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, फिर ये नोटिफाई किया गया है इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट किया गया है, जो अभी ताज़ा लिस्टें भी सामने आई हैं। कुछ ऐसा पहले राजा परवेज़ अशरफ साहब ने यह मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है उन्हें घर जाना चाहिए और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आना चाहिए। कायरा साहब तकरीबन 6 महीने हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स की मुद्दत पूरी हुए, लेकिन वो ज़ाहिर आइन की ही एक शिक के तहत जो अभी 26वीं तरमीम हुई थी उसके तहत वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी आपकी पार्टी ही के कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्हें अब घर जाना चाहिए और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होना चाहिए, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि नहीं बढ़ रहा। आप क्या अपनी राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए, ये जो कानून के या आइन के अंदर जो इस्तिस्ना रखे जाते हैं ना, ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे रखे जाते हैं जी, एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि फौरी तौर पे तकर्री नहीं हो पा रही तो ये ओहदा खाली ना रहे। इसको एक तसलसल के साथ आगे बढ़ा देने का अमल या इसको तसलसल के साथ एक लंबे अरसे के लिए एक जवाब बना देने का अमल दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत लिखा, उनको इस बात की बार बार निशानदेही कराई गई, तो उन्होंने खत लिखा जो कि प्रोसेस है लीडर ऑफ द अपोजिशन को। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक लिस्ट दे दी कि ये मेरे मेंबर्स हैं, इनसे जरा कंसल्ट कर लीजिए, इनसे मशावरत कर लीजिए। हालांकि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लीडर ऑफ द हाउस के साथ बैठ के मशावरत करनी है, कंसल्टेशन के लिए वो कमेटी तश्कील देना, मेरा ख्याल है ये भी अजीब सा एक तनाज़ा था। ये हमारे मुल्क के अंदर बाज़ाब हो गया कि अब हम हर मामले को लटकाने के, उलझाने के और अपने एजेंडा के मुताबिक ड्राइव करने के आदी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का फैसला होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट समझती है कि उनकी खिदमात अच्छी हैं, उनको कंटिन्यू करना है, फैसला कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता बदी वजू, तो फिर उनकी जगह जिसका भी नया तकर्रर करना है वो तकर्रर होना चाहिए और ये ऑफिसेज रेगुलर बेसिस पे इनकी तैनाती होनी चाहिए। स्टॉप गैप अरेंजमेंट को स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही रखना चाहिए। सही है। कायरा साहब, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला मखसूस नशस्तों के हवाले से सामने आया, उसके बाद जो वज़ीर कानून है उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि असेंबली में जो पीटीआई के मेंबर्स या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स मौजूद थे वो अब आज़ाद हो गए हैं, वो किसी पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते। जाहिर है ये बात करने का मतलब ये है, या लोग ये समझते हैं कि वो ये यूं कहना चाह रहे हैं कि अब वो हमें भी वोट कर सकते हैं, उन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। लेकिन ये एक तरह से जो है वो उन मेंबर्स की जो एक पार्टी के साथ बहरहाल एफिलिएशन तो रखते हैं, उनकी वफादारियां खरीदने, हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह की चीज़ों को फ़रोग देने के खदशात तो पैदा नहीं हो जाएंगे आपके ख्याल में? क्योंकि पीटीआई ये समझती है कि नहीं ये अब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, हुकूमत समझती है कि नहीं ये पार्टी डिसिप्लिन से आज़ाद है। देखिए, सवाल ये है कि इसकी लीगैलिटी क्या है, आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, मीडिया क्या समझता है, अपोजिशन क्या समझती है, इसको छोड़ दीजिए। इसकी लीगैलिटी क्या है? क्या अदालती फैसले के बाद जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये फैसला अपनी जगह मौजूद है ना, और इस फैसले को आप तस्लीम करें, मैं ना करूं, मैं करूं आप ना करें, ओके, आपका हक होगा। लेकिन ये फैसला बहरहाल ऑन ग्राउंड है और हुकूमत ने और असेंबली ने उसको मान के चलना है। और वो ये है कि जो पिछला फैसला हुआ था जिसको रिव्यू हुआ, उस फैसले को हमारी जो अदालत है उसके रिव्यू में सेट असाइड कर दिया गया है। उस फैसले को जिसकी रोशनी में पीटीआई को के मेंबरान को, यानी 34 मेंबरों को या 35 मेंबर्स को कहा गया कि ये पीटीआई के मेंबर हो सकते हैं। जब वो फैसला सेट असाइड हो गया तो पिछली सूरत हाल बहाल हो गई। तो ये सारे मेंबरान अब गैर जमाती यानी किसी जमात के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े, लिहाजा ये आजाद है। ये इसकी लीगल पोजीशन है और अदालती फैसले की रोशनी में है। अब वो अपने फैसलों में आजाद हैं, वो किसके साथ एफिलिएटेड हैं, आपका ख्याल दुरुस्त होगा, मेरा ख्याल मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपने चलना तो टेक्निकली और लीगल इश्यूज के ऊपर है ना। आपके ख्याल के या मेरे ख्याल के या मुझे अच्छा लगने या आपको अच्छा लगने पे तो नहीं चलना। सही है। नहीं, लेकिन कायरा साहब, जब सुप्रीम कोर्ट का पहले 13 रुकनी बेंच का फैसला आया था, उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन इन मेंबर्स को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर कर चुकी थी कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, सिवाय 8-10 मेंबर्स के।
तो अगर ये फैसला सेटिसाइड हो गया है, पुराना फैसला जो है वो कलअदम हो गया, यानी जो 13 रुकनी बेंच का था, तो पुरानी पोजीशन बहाल होने के बाद फिर इन्हें सुन्नी तहत काउंसिल का होना चाहिए ना, ये आजाद कैसे हो गए? जब मुझे एग्जैक्टली अब याद मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है, हो सकता है इसमें गलती का एहतमाल हो, पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये मेंबर आजाद है। उसी फैसले को सेट असाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट रिव्यू में गई और एक कानून साजी की गई, क्योंकि गवर्नमेंट अदालत के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती थी। अपनी पार्लियामान ने अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर ली और उसके नतीजे में अब एक दोबारा जो फैसला हुआ, उस फैसले की रोशनी में अब ये सूरत हाल है। अगर उसमें कोई भ्रम होगा तो अदालत से इसकी वजाहत भी ली जा सकती। सही है, बिल्कुल ठीक है। चले मैं इस पर अहमद अवैस साहब से भी पूछता हूं, क्योंकि बहरहाल पेशावर हाईकोर्ट को जो फैसला था, जो मुझे याद पड़ता है, वो ये था कि इन लोगों को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, यानी सुन्नी तहत काउंसिल के लोगों को कोई पार्लिमानी जमात नहीं थी, लेकिन इनके आज़ाद होने या सुन्नी तहत काउंसिल के मेंबर होने का फैसला तो इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुका था और वेबसाइट पे भी ये सुन्नी तहत काउंसिल के नाम से मौजूद है। बहरहाल मजीद क्लैरिफिकेशन की, बहरहाल क्लैरिटी की ज़रूरत है, जैसा कि कायरा साहब भी कह रहे हैं, तो इस पर बात हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक लेकर वापस आते हैं और फिर पीपल्स पार्टी के जो हुकूमत में शमूलियत या वजारतें लेने के हवाले से जो बातचीत चल रही है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने अब अपना मौक़िफ़ पेश किया है, तो इस पर भी जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद। अभी कायरा साहब बात कर रहे थे मेंबर्स के आज़ाद होने के हवाले से और या सुन्नी तहत काउंसिल के हवाले से। इस पर जो पीटीआई है उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। अहमद अवैस साहब कहते हैं कि नहीं, ये सुन्नी तहत काउंसिल के हैं, लेकिन अहमद अवैस साहब अभी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे थे कायरा साहब कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बहाल हो गया है। उसके बाद क्या सिर्फ मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती या सुन्नी तहत काउंसिल को नहीं मिल सकती, या जो इस वक्त मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के या सुन्नी तहत काउंसिल के, वो भी आज़ाद हो गए हैं? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से क्या है? नहीं, पेशावर हाईकोर्ट ने इसको टच नहीं किया था। जैसे आप भी फरमा रहे हैं ना कि ये जब सुन्नी तहत काउंसिल का जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन किया था और ये तमाम मेंबरान जो उसके मेंबर बना दिए गए थे, इसकी नोटिफिकेशन आ गया था। इस नोटिफिकेशन को तो चैलेंज नहीं किया गया था। वहाँ तो जो मूड पॉइंट था वो तो था कि ये आज़ाद मेंबर जो हैं, ये इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये सब के सब जो हैं, जो ये आज़ाद नहीं बल्कि जो सीटें, जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सुन्नी तहत काउंसिल को मिलनी चाहिए। उसके ऊपर उनका था कि उसकी जो लीगैलिटीज़ और उसकी टेक्निकलिटीज़ थी, जिसके बायस उनका जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई में का जो फैसला आया उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो इलेक्ट हुए हैं आज़ाद के शक्ल में, ये तमाम पीटीआई के थे और उन्हीं के टिकट है इसके पीछे, क्योंकि इतनी तादाद में कभी पाकिस्तान की तारीख में अदरवाइज आपने देखा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने तादाद में कभी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्ट हुए हों, पार्लियामेंट में आए हों। तो वजह यही है कि इनका सबका ताल्लुक जो है वो इमरान खान से और पीटीआई के साथ है। तो उस फैसले को इन्होंने रिव्यू कर दिया। तो इसको पेश नज़र अब अगर आप देखें तो फिर सुन्नी तहत काउंसिल में इनकी जो ज्वाइनिंग थी, जो नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका हुआ था, उसको तो चैलेंज नहीं हुआ था, वो अपनी जगह बरकरार है, लिहाजा उनकी वो स्टेटस जो है वो कायम रहेगा।